राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी CB2 जो 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब तक जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है, आपको पता है कि एग्ज़ाम अभी और होना है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको क्वेश्चंस का पता रहे और एग्जाम पैटर्न का पता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका वजन चंद्रमा पर कितना होगा। यानी पृथ्वी पर किसी का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन लगभग 10 किलोग्राम होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो वजन है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है। ठीक है, इसीलिए भार भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। तो 1/6 हो जाएगा, तो 60 किलोग्राम का 1/6 करोगे तो 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका वजन चंद्रमा पर जो है वो 10 किलोग्राम के लगभग होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उससे पहले अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिए। वे सिंपल सी है, 60 का 1/6 जब आप करोगे तो आंसर आपका जो है 10 किलोग्राम ही आना है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन इस तरीके की, जिसको देखनी है देख लीजिए। बाकी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी विशिष्ट गुरुत्व की SI इकाई क्या होती है। तो देखिए, विशिष्ट गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक विमाहीन राशि है जो किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी विशिष्ट गुरुत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, एक विमाहीन राशि है, तो इसलिए इसकी क्या हो गया, कोई भी इकाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेग और समय के बीच नेगेटिव ग्राफ को क्या कहा जाता है। यानी व्हाट इज अ नेगेटिव ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम कॉल्ड। वेग और समय के बीच नेगेटिव ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सीलरेशन या मंदन, या फिर इसको डेसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वस्तु की गति धीमी हो रही है, यानी कि उसकी गति में क्या हो रहा है, वो गति जो है उसकी धीमी होती जा रही है, जिस स्पीड से वो चल रही है उससे धीमी होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मंदन भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घटते हुए त्वरण को मंदन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट इसको देखिए, वेग टाइम ग्राफ की ढलान डैश का प्रतिनिधित्व करती है। तो वेग टाइम ग्राफ का जो ढलान होता है वो हमारा त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है, त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए त्वरण को जो इंग्लिश में ना एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मोसाइफन पंप किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी थर्मोसाइफन पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमें उसका सिद्धांत बताना है। तो जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक संवहन। थर्मोसाइफन पंप जो है वो हमारा प्राकृतिक संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके थोड़े से फैक्ट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका जो फैक्ट्स देखिए, इसका मतलब है कि गर्म तरल ठंडे तरल की तुलना में घना होता है और इस घनत्व के अंतर के कारण गर्म तरल ऊपर की ओर उठता है और जबकि ठंडा तरल जो है वो नीचे की ओर गिरता है। यानी गर्म ऊपर की ओर उठता है, ठंडा नीचे की ओर गिरता है। इस प्रक्रिया को बिना किसी यांत्रिक पंप की आवश्यकता के तरल पदार्थ को प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी डीजल इंजन का हमें सिद्धांत बताना है। डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीजल इंजन जो है वो हमारा संपीड़न प्रज्वलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें हवा को उच्च दबाव पर संपीड़ित किया जाता है जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। फिर ईंधन को इस गर्म हवा में इंजेक्ट किया जाता है जिससे यह स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टल किसकी नहीं बनी होती है। यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो पहले हम आपको ये बता दें पिस्टल बनी किसकी होती है। पिस्टल का निर्माण कई प्रकार की सामग्रियों से किया जाता है, जिनमें से मुख्य रूप से धातुएं शामिल हैं, स्टील, पीतल, एल्युमिनियम और अन्य मिश्र धातुएं। यानी मुख्य रूप से जो है स्टील, पीतल और एल्युमिनियम है, और अन्य प्रकार की भी मिश्र धातुएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से जैसे सीसा हो गया, इस तरीके से अन्य प्रकार की मिश्र धातुएं भी इसमें शामिल होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉसफेट का क्या कार्य होता है। मॉसफेट का क्या कार्य होता है। तो देखिए, मॉसफेट एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है
जिसका उपयोग सिग्नल को प्रवर्धित या स्विच करने के लिए किया जाता है। यह एक वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस है, जिसका अर्थ है कि गेट पर वोल्टेज का उपयोग करके स्रोत और ड्रेन टर्मिनलों के बीच धारा प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके एक और फैक्ट है, मॉसफेट में 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, स्रोत, गेट, ड्रेन और बॉडी। स्रोत को हम एस कहते हैं, गेट को जी से डिनोट, ड्रेन को डी से और बॉडी को बी से। हालांकि बॉडी टर्मिनल को आमतौर पर स्रोत टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिससे यह एक 3 टर्मिनल डिवाइस बन जाता है। मॉसफेट का मुख्य सिद्धांत एक मॉस संधारित्र पर आधारित है। मॉसफेट का व्यापक रूप से डिजिटल और एनालॉग परिपथों में उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से मूल मात्रक का सही क्रम क्या है? समय, द्रव्यमान और तापमान। यानी आपको मूल मात्रक का सही क्रम बताना है। क्या है? आपको 3 मूल मात्रक दे रखे हैं, समय, तापमान और समय, द्रव्यमान और तापमान, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूल राशियाँ हैं क्या। तो मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वे मूल राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए, जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं ना, हम उनको मूल मात्रक कहते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है, ठीक है। ये मूल मात्रकों की यहाँ पे देखिए दी गई है। देखिए, लंबाई जो है उसका मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। वहीं अगर बात करें समय की, समय का मात्रक जो है वो सेकंड है। तापमान की बात की जाए तो तापमान का मात्रक जो है वो केल्विन है। आपको पता है द्रव्यमान के किलोग्राम को केजी से और समय के सेकंड को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और जो तापमान का केल्विन है उसे के से। विद्युत धारा की बात की जाए तो इसका मात्रक एम्पियर है, जैसे हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं। और ज्योति तीव्रता की बात की जाए तो इसका मात्रक कैंडेला है। और पदार्थ की मात्रा की बात की जाए तो जो इसका मात्रक है वो मोल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपके मूल मात्रक होते हैं वो और जो मूल राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, ठीक है। आपके 7 मूल मात्रक और मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का गलत सूत्र है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। यानी विद्युत शक्ति के लिए बताना है। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो आपको बताना है कि उनमें से गलत सूत्र कौन सा है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि विद्युत शक्ति के लिए जो हमारे पास सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उनके अलावा जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा अलग से वो गलत होगा। तो देखिए, आपको पता है विद्युत शक्ति के सूत्र होते हैं P बराबर VI। V यहाँ पे विभवांतर है और I क्या है? विद्युत शक्ति की SI इकाई जो होती है वो आप लोगों की होती है वॉट। हम लोग इसको W से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत शक्ति की SI इकाई वॉट होती है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, और इसे जूल प्रति सेकंड के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कार्य करने में परिवर्तन की दर या ऊर्जा में स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? यानी कार्य में परिवर्तन की दर या ऊर्जा में स्थानांतरण की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शक्ति। कार्य में परिवर्तन की दर या ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। देखिए, थोड़े से फैक्ट्स हैं इसमें। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग के रूप में जाना जाता है। अगर विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी दर को वेग के रूप में जाना जाता है, और वहीं वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, उसको त्वरण कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A3 शीट की साइज़ क्या होती है? यानी A3 की जो शीट होती है उसका साइज़ क्या होता है? तो देखिए, A3 शीट का जो साइज़ होता है वो 297 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 422 मिलीमीटर या फिर 11.7 इंच मल्टीप्लाई बाय 16.5 इंच होता है। यानी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है ये आपको कि अगर मिलीमीटर में बात करें तो इतनी लेंथ और इतनी ब्रेड्थ, और इंचेस में बात करें तो इतनी लेंथ और इतनी ब्रेड्थ होती है। यह A4 शीट से बड़ा होता है और इसका उपयोग बड़े प्रिंटिंग, ड्राइंग और आरेख बनाने के लिए किया जाता है। यानी A3 शीट जो है वो A4 शीट से बड़ा होता है। क्लियर है आप लोगों को? और अगर हम A4 शीट जो है वो छोटा होता है और A3 शीट जो है वो बड़ा होता है।